7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उड़ती है और लगभग पूरी मुंबई और सारा बॉलीवुड इस जनाजे के पीछे चल रहा था। यह अर्थी किसी और की नहीं बल्कि कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो कि बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हुई है जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उनमें से एक है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की मिस्ट्री लाते रहते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में केवल 1 सेकंड लगेगा और हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमेशा हंसते और मजाक करने वाली एक लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी ताकि उसे पढ़ाई ना करना पड़े, क्योंकि पढ़ाई में उसका मन कभी लगा ही नहीं। और 1990 में पहली फिल्म बोबली राजा के आते ही उसके पास फिल्मों की बाढ़ आने लगी। उसका फिल्मी करियर केवल 3 साल का था और इन 3 साल में वह टॉप की हीरोइन को टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वह फिल्मों में आई थी तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था। उस वक्त श्रीदेवी का करियर 7वें आसमान पर था और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की बॉलीवुड में एंट्री होती है। उन्होंने 1 साल में 10 फिल्में की थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, और टोटल 14 फिल्में, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई थी और उनमें वह 80% से ज़्यादा काम कर चुकी थी। कई फिल्मों को तो दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि वह अलग अलग जगह पर एक साथ कई फिल्मों में काम कर रही थी और उन्होंने 6 साउथ इंडियन फिल्में भी की थी। तो कुल मिलाकर 20 फिल्मों का सफ़र और 3 साल का करियर। यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उस समय भी उन्होंने अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई एक्टरों के साथ जोड़ा जाने लगा था, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता ही है। इसी दौरान एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नडियादवाला से मिलवाया था। उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी खामोशी से शादी कर ली थी। यह शादी इस्लामिक तरीके से की गई थी। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल किया और दिव्या भारती का नाम अब सना नडियादवाला हो गया था। मगर इस शादी को छुपा कर रखा गया था क्योंकि उस समय दिव्या भारती का करियर बुलंदियों पर था और उन्हें डर था कि अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ ना खींच ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद फ़ैन फॉलोइंग उस तरीके से नहीं होती जो शादी से पहले हुआ करती है। तो बाद में तय हुआ कि यह बात दुनिया वालों को बाद में बता दी जाएगी। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात किसी से छुपाना नहीं चाहती थी, पर साजिद नडियादवाला की जोर देने पर वो तैयार हो गई। इसके बाद साजिद नडियादवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर भी दिया था, जो कि मुंबई के वास्तव इलाके में था, जहां दिव्या भारती अकेली रहा करती थी और कभी कभी उनके भाई वहां पर आया करते थे। यह फ्लैट जो साजिद नडियादवाला ने उन्हें लेकर दिया था, यह ना तो दिव्या भारती के नाम पर था, ना ही साजिद नडियादवाला के नाम पर था, बल्कि किसी और ही शख्स के नाम पर था। यह सब चीज़ बाद में सामने आई थी। तो जिस बिल्डिंग में फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट और अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर 3 बेडरूम का एक फ्लैट था जिसमें दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और उस दिन की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती है और शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में एक चोट भी आ गई थी, तो बाकायदा उन्होंने बैंडेज वगैरह कर रखा था। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद उनके पास पैसों की कमी तो नहीं थी, तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन वो मुंबई आई एक 4 बेडरूम वाला फ्लैट खरीद लिया और वो बेहद खुश थी इस बात से कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना घर होगा। ये सारी चीज़ें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई थी। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर बुलाकर फ्लैट की बात को बताया था और वो बेहद खुश थी। नए फ्लैट की बात उन्होंने अपने माँ बाप को भी बताई थी और कहा था कि अब हम एक साथ रहेंगे, और ये सारी बातें 5 अप्रैल की हैं। अगले दिन 6 अप्रैल को किसी शूटिंग के सिलसिले में उन्हें कहीं बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और फ्लैट लेने की खुशी में वह चाहती थी कि शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दे, और इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की थी और वह शायद मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल में फ्लैट में होती हैं। तो उनकी दोस्त हैं नीता लूला, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं। ज़्यादातर वह दिव्या भारती की मूवी में उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया करती थी, इसी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दिन नीता लूला का फ़ोन आता है और वह कहती हैं कि उन्हें फिल्म आंदोलन में जो कैरेक्टर प्ले करना है उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। दिव्या भारती दोनों को अपने घर बुला लेती हैं। तो नीता लूला और श्याम लूला दोनों तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल के उसी फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां दिव्या भारती रहा करती थी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ ही दिव्या भारती भी होती हैं और उनके अलावा घर में एक मेड भी होती है जिसका नाम अमृता है, और ये बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी। पहले जब माता पिता के साथ दिव्या भारती रहती थी, जब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी, और जब दिव्या भारती मुंबई आई तो यह मेड भी उनके साथ मुंबई आ गई थी और उन्हीं के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लगी थी। तो एक तरीके से उस मेड ने दिव्या भारती को अपनी बच्ची की तरह पाला था और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यह भी एक हैरान करने वाली बात है। तब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लूला, उनके हस्बैंड श्याम लूला और उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती।
उसके बाद तीनों आपस में आने वाली फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कशन करने लगे और साथ ही ड्रिंक्स भी चल रही थी। टेबल पर एक ब्लैक लेवल की बोतल थी और मॉरिशस ब्रांड की रम थी। दिव्या भारती भी रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेवल की स्कॉच पी रहे थे। मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी। खाना पीना और बातचीत दोनों साथ में चल रहा था। ऐसा करते करते लगभग रात के 11 बज गए थे और तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। दिव्या भारती किचन में जाती है। ये मैं आपको बता दूं कि उस तुलसी अपार्टमेंट में किचन के पास एक विंडो थी जिसमें लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। हालांकि मुंबई के जितने भी अपार्टमेंट होते हैं सभी के अंदर लोहे का ग्रिल या शीशा लगा होता है सेफ्टी के लिए। तीनों मिलकर बड़े अच्छे से पार्टी कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये पार्टी अगले कुछ मिनटों में मातम में बदलने वाली थी। तब पार्टी के बीच दिव्या भारती किचन में किसी काम से जाती हैं। जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था, तो वो नशे की हालत में दीवार की तरफ पीठ बाहर करके और चेहरा अंदर करके बैठती हैं और इसी चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर जाती है। जहाँ वह गिरी वह पार्किंग की जगह थी। वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई गाड़ी हमेशा पार्क जरूर रहती थी। मतलब अगर कोई चीज़ वहाँ पर विंडो से नीचे गिरती है तो वो सीधा जाकर उस गाड़ी के ऊपर गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे अपार्टमेंट के पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी से अगर काम पर जाते हैं तो उस वक्त पर वापस आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते थे। यहाँ पर अगर दिव्या भारती गाड़ी पर गिरती तो शायद वह बच जाती, मगर उस रात पूरे पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी और फर्श कंक्रीट का था। तो दिव्या भारती इस किचन की विंडो से सीधा अपने पीठ के बल नीचे फर्श पर गिरती हैं और उनके पीठ और सर पर बहुत चोट आती है। जैसे ही वह उधर गिरती हैं, उधर मेड अमृता चीखती है और पूरे इस हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा था। मतलब कि जब वह ड्रिंक्स रूम से उठकर किचन में जाती हैं और उसके बाद उस विंडो पर बैठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, इस वाक़ये को होने में टोटल 3 मिनट का वक्त लगा था। इस दौरान दोनों मियाँ बीवी फैशन डिज़ाइनर नीता लूला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लूला ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और उसी में खोए हुए। ड्रिंक्स के दौरान कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई, लेकिन वो वापस आ जाती हैं। लेकिन इस बार वह जाती हैं तो नीचे गिर जाती हैं। अब इसे इत्तेफाक है या फिर साजिश, यह हैरान कर देने वाली बात थी कि उस दिन वहां पर एक भी गाड़ी पार्क नहीं की गई थी। मेड के चीखने के बाद ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या की मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन होना शुरू हो गया था। ये तीनों लोग भी नीचे पहुंचते हैं और उनके आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद दिव्या भारती को वहीं के पास के अस्पताल कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी। वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, पर जब अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वह ऊपर से गिरने के बाद जिंदा थी, जब तक अस्पताल पहुंचती है तो उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद उनकी मौत की खबर आग की तरफ फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको यकीन हो जाता है कि एक मशहूर अदाकारा उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जाँच मुंबई पुलिस करती है। इंस्पेक्टर जग यादव इस इन्वेस्टिगेशन के आए थे जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो तो बाकी के 3 लोगों से पूछताछ होती हैं जो उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में मौजूद थे, और बाकी इस मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ होती हैं। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने उनकी बॉडी का मुआयना किया था उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी, और उन्होंने शुरुआती रिपोर्ट में इसे अननेचुरल डेथ करार देकर अपनी रिपोर्ट को क्लोज कर दिया था। इस बात पर बाद में काफ़ी बहस भी हुई थी क्योंकि उस रिपोर्ट में उनकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा गया था। इसके बाद जितने भी बयान वगैरह दिए गए उससे क्लियर हुआ था कि यह एक्सीडेंट ही था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। इसी दौरान यहाँ पर 2-3 थ्योरी सामने आई। उनकी मौत को लेकर पहली थ्योरी यह थी कि दिव्या भारती अपनी जान खुद भी ले सकती है। इसके बाद हर तरीके के एंगल से जांच की जाती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही शादी की थी और फिर करियर भी अच्छा खासा चल रहा था और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने मुंबई में 4 बेडरूम वाला फ्लैट भी बुक किया था और वह बहुत खुश थी, तो ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता है। मगर फिर अंदर की खबर आती है कि साजिद नडियादवाला के अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक थे और इसी वजह से दिव्या भारती बहुत परेशान रहा करती थी। दूसरी थ्योरी यह थी कि दिव्या भारती के साजिद नडियादवाला की मां यानी उनकी सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे और उनकी मां शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, और यह बात दिव्या भारती के घर वालों के हवाले से सामने आई थी। और साजिद नडियादवाला के ऊपर फैमिली प्रेशर था और इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की थी तो शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई हो, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी ही रही और कभी पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। जैसा कि एक्सीडेंट की बात होती है तो एक थ्योरी यह सामने आई कि एक्सीडेंट है या फिर मर्डर। अब सोचने वाली बात थी कि आखिर मर्डर, तो इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई और ये बात पुलिस ने सामने रखी कि क्या साजिद नडियादवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे और क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद नडियादवाला के द्वारा दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया गया था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है और हो सकता है कि दिव्या भारती ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया हो। क्या साजिद नडियादवाला पर फैमिली प्रेशर जिसका इस रिश्ते पर कोई असर पड़ा हो,
और या फिर अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या दिव्या भारती को किसी और हीरो के साथ कोई अफेयर की बात सामने आई हो जो साजिद को पसंद नहीं आई हो। इन सभी पहेलियों को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की। काफ़ी समय तक साजिद नडियाद वाला शक के घेरे में रहा। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट के किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई थी, उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, जिससे कि विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाए। तो जब पुलिस ने जांच की और सभी के बयान दर्ज किए तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने बताया कि हाँ, इस विंडो में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन यह ऑटो स्टॉपर गायब था। अब यह इत्तेफाक था या कोई साजिश? तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट और मर्डर दोनों तरीके से इस केस की जांच की, लेकिन कभी पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल को यह हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जाँच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात की जाती है, कई एक्टरों से पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया था उससे भी बातचीत की जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या फिर गिराई गई, इससे कभी साबित नहीं किया जा सका और कोई विटनेस भी इस बात का कभी सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उस विंडो पर बैठते समय अपना बैलेंस नहीं बना सकी और नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी उसका स्टेटस यही है। आज भी एक रहस्य है कि दिव्या भारती की मौत का असली कारण क्या था और आज भी सवाल उठते हैं कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी या फिर मर्डर, और आज भी इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। उस घर में जो 3 लोग थे, एक वो मेड जिसकी ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ नीता लूला और श्याम लूला का कहना है कि क्योंकि वह उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे और उसी में बिजी थे, तो आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं। इसके अलावा अलग अलग वक्त में उनकी मौत को लेकर कुछ भी साबित नहीं हो पाता है। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोग यह यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की एक मौत हादसा थी या फिर मर्डर। एक उभरती हुई अदाकारा जिन्होंने 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नडियादवाला से शादी की और 19 साल की उम्र में मौत हो गई। ये बड़ा ही अफसोसनाक था। दोस्तों, पूरी जानकारी से आपको क्या लगता है, यह एक हादसा थी या फिर मर्डर? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की मिस्ट्री लाते रहते हैं। जय हिंद।